कोरोना काल प्रदेश बेहाल। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना संक्रमण में सुधार आई है, जिसके कारण प्रदेश धीरे धीरे अब अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना से हालात सुधरने लगे हैं, लेकिन सरकार के लिए बेरोजगारी खत्म करना एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। लॉकडाउन के कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। तो कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हुए। मध्य प्रदेश में अब स्थिति काफी बेहतर है। पूरे देश में ही अब संक्रमण की रफ्तार में काफी कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अब वापस लोगों की जो जिंदगी है वो पटरी की ओर एक बार फिर से बढ़ चली है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर एक महिला आरक्षक ड्यूटी करने के लिए अपनी बच्ची के साथ मजबूर है। मासूम बच्ची के साथ महिला आरक्षक ड्यूटी करते हुए तस्वीरों में आपको नजर आएगी ये तस्वीर। तो पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार कमी है काफ़ी। कहा यह जा रहा है कि अब 1 जून से कुछ राज्य अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि संक्रमण को देखते हुए पूरे देश के 25 राज्यों से भी ज़्यादा राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया था, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। संक्रमण की रफ्तार में कमी देखते हुए, धीमी गति देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो इंदौर की है। इंदौर के अंदर एक महिला आरक्षक अपने बच्ची के साथ ड्यूटी करने पर मजबूर है। तो पूरे देश के अंदर संक्रमण की बढ़ती रफ्तार में अब ब्रेक लगता हुआ आपको दिख रहा है, क्योंकि जो मामले रोजाना 4 लाख से ज्यादा सामने आ रहे थे अब इसमें काफी कमी है। 2 लाख के तकरीबन मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार अब काफी कमी है। लेकिन इस सब के बीच ब्लैक फंगस महामारी ने भी देश दुनिया में दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस के भी मामले बढ़े हैं और ऐसे में प्रशासन अपने हर स्तर पर तैयारियां भी कर रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एहतेशाम हाशमी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, हरियाचरण चारी मिश्र आईजी इंदौर के और लतीफ अहमद सिद्दीकी ब्यूरो चीफ। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सर आपसे ही बात करेंगे हरि नारायण चरण मिश्र जी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में अब संक्रमण की रफ्तार में कमी है और ऐसे में अस्पतालों में अधिक बिल बनाने की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में तकरीबन ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जहां पे डॉक्टर और परिजन आपस में भिड़ जाते हैं। बहुत सारे मामले हैं। आईजी साहब जी, लगातार पुलिस ने जो भी इस तरह के मामले मिले हैं उन मामलों में बड़ी गंभीरता से कार्रवाई की है। संक्रमण का दौर अभी काफी कम हुआ है। हम जानते हैं कि जो संक्रमण 22% के ऊपर पॉजिटिविटी रेट पहुंची थी, अभी 5% से कम हो गई है। यह एक बड़ी सफलता है। सभी लोगों का इसमें काफी सहयोग है। जनता ने भी लॉकडाउन का काफी बेहतर ढंग से पालन किया। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसको लेकर के जितनी शिकायतें आई, कई लोगों ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा, उसमें भी बड़ी सख्त कार्रवाई की गई है। जैसे कि नकली रेमडेसिविर का एक मामला आया था जो 2 किलो में लगभग आया था। कुछ जगहों पे ब्लैक मार्केटिंग का मामला आया था। अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ 25 से ज्यादा
यहाँ पे NFA जैसी कार्रवाइयां की गई हैं। साथ ही साथ बाकी के जो मामले आए उनमें कई कार्रवाई की गई है। तो इस पूरे दौर में अगर किसी ने भी इस परिस्थिति का दुरुपयोग करने या परिस्थितियों का दोहन करने की कोशिश की तो उसमें सख्त कार्रवाई की गई है। और बहरहाल अब इस परिस्थिति से, इस आपदा से हम लोग निपटते हुए किनारे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफी अब हम सुरक्षित स्थिति में बढ़ आईजी साहब की आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है सर। आईजी साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। जी आईजी साहब, कोरोना काल में इस वक्त क्योंकि पूरा देश महामारी की चपेट में है, ऐसे में प्रशासन के लिए एक बहुत ही ज्यादा चुनौती और हो जाती है क्योंकि लगातार आपराधिक मामले भी सामने आ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही है। ऐसे में कैसे काम किया गया, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? अब खुद को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है, लोगों को सचेत भी रखना है। इस पूरे काल में निश्चित तौर पे उस तरह के अपराधों में कमी आई, कुछ प्रॉपर्टी ऑफेंस में इसमें वृद्धि भी देखी गई। लेकिन अगर हम देखें तो आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ेगी क्योंकि कई बार लॉकडाउन टूटने के बाद, पिछली बार भी जब लॉकडाउन हटा था तो उसके बाद काफी तेजी से अपराधों में वृद्धि होती है। लेकिन इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है, उन परिस्थितियों को पुलिस समझती है और इसके लिए जो संबंधित प्रिवेंटिव चीजें हो सकती है उसको किया जा रहा है। मुख्य तौर पर आने वाले दिनों में जो प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं उन पर पुलिस की नजर रहेगी ताकि आपराधिक घटनाएं न हो, चोरी लूटपाट जैसी घटनाएं लोगों को परेशान ना करें। जो खाली और सूने घर हैं, जो लोग दूसरी जगहों पे चले गए हैं, उन घरों में चोरियों की घटनाएं बढ़ जाती हैं, उन पर पुलिस की लगातार नजर है। उसकी भी लिस्टिंग की गई है अलग अलग क्षेत्रों में। तो यह सही है कि आने वाले समय में बढ़ सकता है। हालांकि कुछ मामले, कुछ तरीके के मामले घटे भी हैं, लेकिन ऐसी संभावना समान जब तक होती है, जो एक सामाजिक स्थिति होती है, जो एक बहुत सारे सामाजिक परिस्थितियां पैदा होती है, उसके कारण इस तरह के अपराधों को कई बार सजा मिलती है। कई बार अपराधी प्रयास करते हैं इस तरह के अपराधों को करने का। बहरहाल इस पूरे मामले में इस तरह के परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से चुस्त है, पूरी तरह से तैयार है, उसने अपना होमवर्क शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में किसी भी तरह के अपराधों को नहीं बंद किया जाएगा। आईजी साहब, ऐसे में क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये और हो जाता है तब जब धरातल स्तर पर आप ड्यूटी करते हैं और खुद के भी परिवार को बचाना है, खुद को भी बचाना है, बहुत सारी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां सामने आती हैं। तो क्या कुछ आप फेस करते हैं या फिर क्या कुछ खास देखने को मिलता है इसमें? जी हाँ, खुद को भी पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी रहती है कि खुद को भी बचाएं। अगर आप देखें तो पूरे जोन में लगभग जितने पुलिसकर्मी हैं उसमें लगभग 1000 के आसपास इसमें संक्रमित हुए थे और संक्रमित होने के बाद रिस्पॉन्स, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसमें से लगभग 98% को के घर पहुंचे, घर गए। उसमें उन्होंने अच्छे ढंग से इससे रिकवरी की। लगातार पुलिस की टीम है जो हेल्थ की मॉनिटरिंग करती है। सभी जवानों के लिए तय किया गया है कि थानों में जो गणना होगी, गणना से उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, उनका ऑक्सीजन लिया जाएगा। अगर इसको किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसको पहले से किसी के परीक्षण कराया जाएगा। इन कारणों से इस बार ज्यादा लोग ठीक हुए। दो कारण थे, एक तो इन चीजों का ध्यान रखा गया और दूसरा अधिकांश लोग वैक्सीनेटेड थे, वो भी एक बड़ा कारण था। तो इस बार जवानों में सजगता भी ज्यादा है और गंभीर रूप से बीमार जो हमारे जवान है उनकी संख्या भी घटी है। साथ ही साथ जो फील्ड ड्यूटी है उनके लिए सेफ अनिवार्य किया गया है, जो कि बाहर जिनकी ड्यूटी जिनकी भी लगी है
साथ ही साथ जो प्रारंभिक सुरक्षा के लिए उपकरण है वो सभी जवानों को लगातार मुहैया कराया गया है। एक कम्युनिकेशन बढ़ाया गया है सबसे, और लगातार कोशिश है कि इन चीजों को जवानों का जो मनोबल है तो मनोबल लगातार ऊंचा रहे, क्योंकि यह लड़ाई पूरी तरीके से मनोबल की है, हौसले की है, आत्मविश्वास की है। और हमारे जवानों ने पूरे तन मन धन से पूरी तरीके से कोशिश करके कई बार अपने जो व्यावसायिक उत्तरदायित्व है उसके बढ़ करके उन्होंने एक बेहतर लेवल पर उत्तरदायित्व का पालन किया। बिल्कुल सर, एक और महामारी ने पूरे देश में दस्तक दे दी है। लगातार इसके मामले भी सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। तो उससे निपटने के लिए अभी तीसरी लहर में भी हमें प्रवेश करना है कोरोना महामारी के, और ब्लैक फंगस के भी मामले लगातार पूरे देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। पहला ही मामला जबलपुर में भी देखने को मिला था मध्य प्रदेश के। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर कितनी तैयारी की गई है और कैसे निपटा जाएगा इस महामारी से भी सर? हम जानते हैं इस वायरस जो स्ट्रेन 2 था, इसका प्रकोप जिस तरीके से बढ़ा है, जिस तरह से इसकी गहनता बढ़ी है, अलग अलग तरीकों में हमें प्रभावित कर रही है। कई बार थक्के जब फ्लोटिंग के कारण लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कई बार ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, कई बार ब्लड फंगस आ रहा है। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कम कर दे रहा है, और इस कमजोर होने के कारण इम्यून सिस्टम के कारण बीमारियां अलग अलग स्वरूप में आ रही है। कभी ब्लैक फंगस, कभी व्हाइट फंगस, कभी येलो फंगस, और अंत हमारे सुरक्षा तंत्र को, हमारे शरीर का जो रक्षा तंत्र है उसको चुनौती दे रही है। तो आने वाले दिनों में इनको लेकर के जो तैयारियां हैं, तैयारियों का स्तर काफी बेहतर है। अगर हम देखें तो अभी हॉस्पिटल में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल में सामान्य जो मरीज है कोविड के, उसके लिए बेड की कोई समस्या नहीं है। इंदौर में इसी तौर से इंदौर में शुरू में जब 2-2.5 के आसपास बेड की जो पिछले साल कोविड शुरू होने के समय उसको 6 से 7 हजार तक बढ़ाया गया है। लगातार चीजों का विस्तार हुआ है, लेकिन इसके बाद भी अभी जो ब्लैक फंगस और इसके जो आए, इनमें थोड़ी सी प्रारंभिक चुनौती आई है, क्योंकि इसके जो इंजेक्शन को बाहर बनते थे उन इंजेक्शन का यहाँ घरेलू उत्पाद नहीं था, उसको लेकर के समस्या आई है। लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में बड़ी संख्या में इंजेक्शन भी आ रहे हैं, और आने के बाद मुझे लगता है कि इस तरह की कोई चुनौती या समस्या इनको लेकर के नहीं रहेगी। और साथ ही जो चिकित्सक है उसका बड़े फॉलो होंगे। अब धीरे धीरे इसकी बीमारी नई तो नहीं कहेंगे, बीमारी पुरानी है, लेकिन इससे मरीज बहुत कम होते थे, बहुत से रेयर डिजीज थी। इसलिए बहुत इसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत तय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी लेकर के इसको जागरूकता बढ़ी है, जिस तरह की चुनौती बढ़ी है, इसको चिकित्सा का अवसर भी है। कुछ दवाइयां इसको बेहतर ढंग से जो काम कर रही है उनको लाने के बाद इसके बेहतर परिणाम दिखे हैं। हालांकि इसमें अभी भी 55% के आसपास मृत्यु दर है, जो कि काफी ऊंची है। लेकिन इसमें सबसे बेहतर बात यह है कि अगर हम प्रारंभिक दौर में ही इसको पहचाने, प्रारंभिक दौर में किसी तरह की सूजन होना, किसी तरह की आंखों में प्रॉब्लम होना, किसी तरह की नाक में जिस तरीके से समस्या कई बार प्रारंभिक दौर में पहचाने, नाक में जबड़ों में किसी तरह का दर्द होना, इन चीजों को अगर हम पहचाने तो पहचानने के बाद हम अगर शुरुआती दर निश्चित करते हैं तो इसको हम बहुत जल्दी निपट सकते हैं और बेहतर ढंग से हम चिकित्सा भी करा सकते हैं। बिल्कुल आईजी साहब, ऐसे में एक और ऐसी तस्वीर देखने को मिली इंदौर में, जहां पर मासूम बच्ची के साथ महिला आरक्षक ड्यूटी करने को मजबूर है। पुलिस का एक ऐसा चेहरा भी देखने को मिला, क्योंकि अगर हम समाज की बात करें तो कुछ लोग समाज में पुलिस को लेकर ऐसी छवि भी है, लेकिन जिस और दूसरी तस्वीर में हम देखें तो महिला आरक्षक अपनी मासूम बच्ची के साथ ड्यूटी करने को मजबूर हैं। यहाँ पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो हमारे सहयोगी हैं, निश्चित तौर पे एक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि घर में कोई और जिम्मेदार नहीं है, महिला की रुचि भी नहीं महत्वपूर्ण है, बच्चे की देखभाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार इसमें संतुलन बनाने के स्थितियों में इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। पुलिस हालांकि कोशिश करती है कि जवान जो है बेहतर वातावरण में काम कर सकें, लेकिन कई बार कर्तव्य के प्रति जो जवान है बेहतर ढंग से काम करते हैं, कर्तव्य के प्रति समर्पित है और इसमें इस तरह की चुनौतियों के बीच भी काम करते हैं। उनके चेहरे पर शिकन नहीं आती, बल्कि अपने कर्तव्य के उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और निश्चित तौर से जो जवान इस कर्तव्यनिष्ठा से मेहनत से काम करते हैं उन्हें लगातार प्रोत्साहित भी किया जाता है। बिल्कुल सर, बने रहेगा। अब हम सीधा चलते हैं लतीफ के पास। लतीफ, अब कहा ऐसा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 1 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में 2 महामारी, एक कोरोना वायरस, दूसरा ब्लैक फंगस,
प्रशासन की कितनी तैयारी की गई है जमीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर? लतीफ। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना सबलेस संघर्ष को लेकर के। ये व्यवस्था की पूरी तैयारियां चल रही है। सरकार जैसे जैसे समीक्षा बैठक भी कर रही है, मंत्रिमंडल की बैठक भी कर रही है। 21 मई के बाद 1 जून के बाद 45 जिलों में अनलॉक की भी प्रक्रिया शुरू होगी, 7 जिलों को छोड़ करके। तो सरकार कोशिश ये कर रही थी हमको। लतीफ, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। हेलो जी जी हेलो हेलो लतीफ, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ शिवनी कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है कोविड को खत्म करने के लिए। जगह जगह से समीक्षा बैठक भी हो रही है, सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है। और अभी कल भी बैठक हुई है, समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने 5 लगातार अधिकारियों और आला अधिकारियों के मंत्रिमंडल के साथ बैठक भी कर रही है, समीक्षा जानकारी भी दे रही है। और साथ ही पैसे टीम जो है उनसे भी प्रयास कर रही है और सुझाव भी ले रहे हैं कि हम अनलॉक प्रक्रिया को चालू करते हैं 1 जून के बाद हम कैसे शुरुआत करें। तो इस तरह से ये तैयारियां मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा की जा रही हैं। लतीफ बनी रहेगा हमारे साथ। अब हम सीधा चलते हैं एहतेशाम जी के पास, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। जी एहतेशाम जी, पूरे देश में कोरोना का कहर, हालांकि अब हम पीक की स्थिति से काफी बेहतर है, संक्रमण के मामले कम देखे जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी ऐसी भी चीजें देखी गई जहां अस्पताल प्रशासन पर तमाम तरह के आरोप भी लगे, परिजनों पर और अस्पताल प्रशासन में तमाम आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखने को मिला। बहुत कुछ देखा पूरे देश ने, आप कैसे देखते हैं इसे सर? जी देखिए, हमारा पूरा देश और मध्य प्रदेश बहुत भयावह स्थिति से अब उभरने वाला है। कोरोना की महामारी जिससे हम सब लोग ग्रसित थे, ये अब धीरे धीरे करके कम हो रही है। लेकिन इस कोरोना की महामारी की रोकथाम के दौरान आप सब जानते हैं कि डॉक्टर्स का और पुलिस प्रशासन का बहुत अहम रोल रहा है। मैं एज ए लॉयर और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है कोरोना की महामारी को रोकने में, क्योंकि शायद पुलिस प्रशासन नहीं होता तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट की बहुत संभावनाएं होती है। हमारे साथ आईजी सर इंदौर बैठे, उनको मैं नमस्कार कहूंगा और उनको मैं बधाई भी दूंगा कि उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस चीज को हैंडल किया है। इंदौर एक बहुत सेंसिटिव प्लेस है, वहां पे इन्होंने सक्सेसफुल तरीके से कोरोना को रोकने में ये लोग कामयाब रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आईजी सर, मैं आपसे एज ए लॉयर और एज ए छोटे भाई आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि पुलिस महकमे में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनमें तो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है, मतलब वो काफी प्रोफेशनल है और उनके काम करने का तरीका एक अच्छे ऑफिसर की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जो कांस्टेबल लेवल पे ऑफिसर्स हैं या वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल पे ऑफिसर्स हैं, उनमें से कुछ 5-6% ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि जो जूनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए पुलिस रिफॉर्म काफी टाइम से हिंदुस्तान में आने वाला, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाया। उसके पीछे काफी कारण रहे हैं, पॉलिटिकल रीजन भी रहे हैं। लेकिन फिर भी आप जैसे सीनियर ऑफिसर्स को मुझे लगता है कि एक बार जूनियर ऑफिसर्स की 15 दिन में, महीने भर में इनकी एक ओरिएंटेशन क्लास लेनी चाहिए। कुछ योगा भी इनके लिए शुरू करना चाहिए कि इनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो। मैं आपकी बात मानता हूँ कि इनके 24 आवर्स वर्किंग रहती है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है, पुलिस महकमे का दायित्व बहुत बड़ा है। हमारी पुलिस जो है हमारे समाज को रिफ्लेक्ट करती है और समाज को प्रोटेक्ट भी करती है। तो मेरा ये मानना है सर कि पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए, पुलिस मॉडर्नाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए।
और जो जूनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी लाइफ से, उनके काम करने के तरीके में और ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आए, तो शायद हम देश की नहीं, मध्य प्रदेश पुलिस शायद देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे अच्छी पुलिस बन सकती है। मैं सिर्फ दिल्ली में वकालत करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 15 साल से, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश पुलिस की बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा कि हमारे यहाँ जो IAS IPS ऑफिसर पोस्टेड है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। दिल्ली पुलिस के मुकाबले मध्य प्रदेश पुलिस कई गुना आगे है, लेकिन इसको और हम बेहतर बना सकते हैं, इसको हम और खूबसूरत बना सकते हैं अगर आप जैसे ऑफिसर थोड़ा सा एफर्ट करके सर अपने बिजी शेड्यूल में से 15 दिन अगर जूनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने में, इनको इनकी लाइफ में और इनके काम करने के तरीके में थोड़ा सा और प्रोफेशनलिज्म जो आपके अंदर है वो लाने में अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी पहल होगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। चीजों का कई बार कोशिश रहती है कि पुलिस अच्छे ढंग से काम करे, और मध्य प्रदेश पुलिस की अगर बात करें तो लगातार व्यावसायिक ढंग से कार्य करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने काफी हर क्षेत्र में बढ़िया काम किया है। कुछ जगहों से दो कारणों से, एक तो कई बार जो परिस्थितियां भी पैदा हुई, कई बार कार्यस्थल की जो परिस्थितियां हैं उस कारण से, कई बार कई लोगों का जो समाज में जो प्रतिशत रहता है वो निश्चित तौर पे जो पुलिस में जो लोग होंगे थोड़े बहुत हो सकते हैं, उनके स्वभाव में और उनके व्यवहार में कई बार चीजें परिलक्षित होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए लगातार ट्रेनिंग भी होती है, उनका ओरिएंटेशन कोर्स भी होता है। अगर कोई जानबूझ कर बदमाशी करता है या अपने सीमाओं का अतिक्रमण करता है तो उसमें दंडित भी किया जाता है। बहरहाल पुलिस की कोशिश रहती है कि एक संवेदनशीलता के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ काम किया जाए, और लगातार इसके लिए तो पुलिस की बहुत सारी जो सामाजिक हेल्पलाइंस चलती हैं, बहुत सारी काउंसलिंग सेंटर चलते हैं, पुलिस की जो रक्षा समितियां चलती हैं, उनका उद्देश्य होता है कि पुलिस अपनी व्यावसायिक दक्षता और व्यावसायिक उत्तरदायित्व के साथ साथ अपने जो बेहतर कार्यभार को भी संभाले, जिम्मेदारी को भी संभाले, और पुलिस इस दिशा में काफी बेहतर ढंग से लगातार कोशिश भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एहतेशाम जी, कोरोना को लेकर अगर हम आपसे बात करें, क्योंकि जब कोरोना का पहला पीक आया था, कोरोना की पहली लहर में स्थिति काफी ज्यादा कंट्रोल में हम नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि उस दरमियान लगातार बार बार WHO कह भी रहे थे कि अगर कोरोना की दूसरी लहर आएगी तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत होगा। हुआ भी ऐसा, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रशासन को जितनी तैयारी करनी चाहिए, जिस स्तर पर तैयारी करनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ? यही वजह रहा, यही वजह रही कि लोग बहुत मरे, ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में देखने को मिली, बेड की व्यवस्थाएं नहीं थी, दवाइयों को लेकर, इंजेक्शंस को लेकर क्या बदहाली थी सभी ने देखा। तो आपके हिसाब से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एज ए लॉयर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बात तो तय थी कि सेकंड वेव आने वाली है, और सेकंड वेव और भी ज्यादा खतरनाक होगी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका साफ ये फेलियर है। आप लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं कि प्रशासन नाकाम रहा, लेकिन जब तक केंद्र शासन से, हेल्थ मिनिस्ट्री से या राज्य के स्वास्थ्य विभाग से या स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई गाइडलाइन नहीं आएगी, तो IAS ऑफिसर्स या IPS ऑफिसर्स अपने हिसाब से कोई गाइडलाइन फ्रेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री को एक डायरेक्शन देने की गाइडलाइन फ्रेम की जाए कि किस तरह इस बीमारी का निपटा जाएगा। आज आपने देखा कि 40 लाख लोगों की जान गई है, करोड़ों लोग इन्फेक्टेड हुए इस चीज से। इन्फेक्शन शायद हम नहीं रोक पाते, लेकिन जो लोग बिना ऑक्सीजन या फिर नकली इंजेक्शन की वजह से जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी है, उस चीज को हम लोग रोक सकते थे। हमारे पास काफी टाइम था, हम ऑक्सीजन बनाने के प्लांट लगा सकते थे, हम हॉस्पिटल में बेड इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार का और मध्य प्रदेश शासन का बहुत बड़ा फेलियर रहा है। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा हेल्थ सेक्टर में घोटाला भी हुआ था, व्यापक घोटाले में जो हॉस्पिटल एक्यूज थे उनको बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्य प्रदेश शासन में दी। मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मोहल्ले में या आपकी कॉलोनी में जो एक पुलिस ऑफिसर या नगर निगम का कर्मचारी होता है, आप लोग उनसे लड़ना शुरू करते हैं, आप उसके ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की पुलिस और हिंदुस्तान के नगर निगम या कलेक्टेड के कर्मचारी सबसे कम तनख्वाह इनको पूरी दुनिया में मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ
कंडीशन में ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग कभी गुस्सा करते हैं या कभी इनका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है और हमारी सरकार भी जिम्मेदार है। अब आने वाले टाइम में अभी जो हो चुका, चलिए हमें हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तानी और पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान को इस महामारी से लड़ना है। आगे का पूरी भरोसा नहीं कि आगे क्या आने वाला है। व्हाइट वायरस, ब्लैक फंगस भी आ रहे हैं, इसको आगे कैसे कंट्रोल करना है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगे आके, मध्य प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उनको आगे आके नई गाइडलाइन शुरू करना चाहिए। हॉस्पिटल की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन प्रॉपर अगर उनको मैनेज किया जाता तो शायद जितनी मौतें मध्य प्रदेश की हो रही है वो नहीं हो पाती। जी, मेरा सवाल आईजी साहब आपसे, क्योंकि हम ऐसा खबरें देख भी रहे हैं, खबरें मीडिया में भी आ रही है कि दवाइयों की कालाबाजारी देखने को मिल रही है। ऐसे भी लोग हैं समाज के दुश्मन जो आपदा में भी अफसर से बाज नहीं आते। तो ऐसे लोगों से प्रशासन किस तरीके से निपट रहा है? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रशासन कैसे ऐसे लोगों से निपटता हुआ नजर आ रहा है? आईजी साहब, ऐसे लोगों के विरुद्ध आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। लगभग ऐसे 20 से ज्यादा मामले कायम हुए हैं। लगभग 30 से ज्यादा लोगों के विरुद्ध NS यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में कार्रवाई की गई है। इनके अवैध संपत्तियों का भी डिटेल्स निकाला गया है। कुछ मामले जो रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन थे, जिनका नकली उत्पाद किया गया, जिनमें पानी के सलाइन वाटर डाले गए, उसमें हम जानते हैं कि उसमें गैर विरासत हत्या की धारा में कार्रवाई की गई। इन मामलों में इनको जल्दी चालान करके इनको माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि इसको साफ ट्रायल कोर्ट में लाया जाए ताकि ऐसे लोगों को सख्त सजा दिलवाई जा सके। ये सारे प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि इस तरह के मामलों को लेकर के पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। इस तरह के मामले जो है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति घोर अपराध है और ऐसे जिन लोगों ने किया है उनके प्रति पुलिस बहुत ही सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। बिल्कुल। लतीफ, अब मध्य प्रदेश में स्थिति काफी अच्छी है, पहले से संक्रमण की धीमी रफ्तार है, अब मामलों में काफी कमी भी है, अनलॉक को लेकर बातें भी सामने आ रही हैं। धरातल स्तर पर अभी आप क्या कुछ देख रहे हैं? जैसे लगातार प्रशासन दावा कर रहा है कि अस्पताल में स्थिति अच्छी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे लतीफ? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना मध्य प्रदेश में रिपोर्ट हो रहे थे लगातार, आज हालात तो काफी अच्छे काबू हो चुके हैं। और यहाँ पे करानी कार्य IAS में बहुत जमीन अच्छे से धरातल स्तर से लेकर काम किया है। यहाँ पे जन सहयोग की अच्छी तरह से सहयोगी चार्ज निभाई है। तो शासन विभाग करें, प्रशासन विभाग करें, जनता की मदद कर रहे हैं, जो अपील की मिलकर बहुत अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में काम किया, जो सभी सराहनीय कार्य है। और आगे जो तैयारियां हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, चाहे अस्पताल का मामला हो, वैक्सीन का मामला हो या ऑक्सीजन का मामला, इसको लेकर के सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और इसी तरह से अभी मध्य प्रदेश में कोरोना काबू है। आने वाले समय में बहुत जल्द ये 0% पर आ जाएगा। जिस तरह से तैयारियां मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन अपनी शासन द्वारा पूरे क्षेत्र में सक्रिय की जा रही है। बिल्कुल लतीफ, आप तीनों का ही चर्चा में शामिल होने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के थे एहतिशाम हाशमी, हरिनारायण चारी मिश्र, इंदौर IG और ब्यूरो चीफ लतीफ अहमद सिद्दीकी। तो कोरोना को लेकर हमने बातचीत की। कोरोना संक्रमण में अब काफी सुधार आई है, जिसके कारण प्रदेश अब धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना से हालात सुधरते जा रही हैं, लेकिन सरकार के लिए बेरोजगारी खत्म करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। लॉकडाउन के कारण लाखों लोग अब बेरोजगार हो चुके हैं। इसी पर हमने चर्चा की, बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की स्थिति के बारे में। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।